नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और विपिन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत आश्वासन के साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी होने की भी बात की। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। देश उनकी बातें नहीं सुनता जिनकी वारंटी खत्म हो गई है, जिनकी गारंटी पर भरोसा है, देश उसे ही सुनना चाहता है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे, उसके कारण देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और डंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है, संविधान की पूरी साक्ष्य रख करके ये विचार रखने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का जीवन कंफ्यूजन में गुजरा है और कांग्रेस के नेता नीति की गारंटी नहीं है। कांग्रेस मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, खुद के कर्मों के फल। और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में है। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से चैलेंज आया है कि कांग्रेस इस बार 40 पार नहीं कर पाएगी। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपना काम आउटसोर्स कर लिया है। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने युवराज को बनाया है स्टार्टअप। कांग्रेस का युवराज नॉन स्टार्टर है। युवराज ने स्टार्ट हो रहे हैं, ना लॉन्च हो पा रहा है। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। राज्यसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही दलित विरोधी रही है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न तक देना नहीं चाहती थी। बाबा साहब के विचारों को कांग्रेस ने खत्म करने की कोशिश की है। एससी, एसटी, ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी ने कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सदन में उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था, लेकिन देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी है। यही वजह है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। और इस वक्त की एक ताजा तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। पीएम आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात की ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच तकरीबन 15 मिनट तक मुलाकात चली है। बिहार में महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद यह पहली मुलाकात है जो कि प्रधानमंत्री आवास में हुई है नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हमने 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में ये 5 सदस्यीय समिति गठित की और इस समिति में मैं उन समिति के सदस्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक से एक विद्वान, जहां रंजना प्रकाश देसाई जी सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार कोहली जी, मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय श्री मनु गौड़ जी, समाजसेवी श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, इनको सम्मिलित किया गया और इस समिति ने अपना काम प्रारंभ किया। इसकी 2 उप समितियां बनाई गई। एक का काम था संहिता को बनाना और एक का था प्रारूप तैयार करना। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा काशी पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम सिर्फ 3 जगह मांग रहे हैं। योगी ने काशी और मथुरा का भी इस दौरान अपने बयान में जिक्र किया। नंदी और कन्हैया ने कहा कि हम भी पीछे नहीं हैं। सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। तो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा कि हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। अयोध्या में राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ का बयान, हमारे धैर्य को पूरी दुनिया ने देखा, हमने जो वचन दिया उसे निभाया, मंदिर वहीं बनाया जहां कहा था। हम देख रहे थे हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं
उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। और यूपी विधानसभा में सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। 1 बिलियन झूठ बोलकर $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना नहीं पाए। चुनाव प्रचार पे फर्जी खर्च में यूपी नंबर 1 हो गया है, ये कहा अखिलेश यादव ने। अपराध में यूपी को नंबर 1 बताया है। समाजवादी पार्टी ही हमेशा से किसानों की पार्टी रही है, ये भरोसा भी दिलाते नजर आए अखिलेश यादव। आप सहमत होंगे कि पूरे भारत में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हमारा नौजवान बेरोजगारी के कारण हताश और लाचार हो गया है। एक तो रोजगार नहीं मिल रहा उसे, अगर मिल भी रहा है तो उसकी शिक्षा के स्तर से के अनुरूप उसे काम नहीं मिल रहा, सम्मानजनक उसको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। डिलीवरी बॉय बन जाना कोई नौकरी है, कोई रोजगार है उसका। और सरकार हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट में हमें उलझा के रखती है। आप उलझो नहीं अब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि जब नेता सदन ये बात कहें तो हम सब माननीय सदस्यों को कम से कम ये बताएं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और सरकार ये आंकड़ा क्यों पेश करती है जिससे सरकार बचना चाहती है। 90% से ज्यादा पढ़ने लिखने वाला नौजवान यहाँ पर बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश के बाद खबर अब दिल्ली से। ईडी समन मामले पर सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से समन जारी हुआ है। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी हुआ है। 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होना होगा। समन मामले में ईडी ने केजरीवाल की कोर्ट में की थी शिकायत। केजरीवाल ईडी समन मामला अब नए मोड़ पर खड़ा है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। इस मामले के मुताबिक 17 फरवरी को सीएम केजरीवाल को अदालत में पेश होना होगा। ईडी ने सीआरपीसी 190 के प्रोसीजर के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में आईपीसी 174 लगाई गई थी। दलील दी गई थी कि पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी केजरीवाल लगातार सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इससे पहले शराब घोटाला मामले में 5 समन भेजने के बावजूद सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया। ईडी ने समन की तामील नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की और कोर्ट से केजरीवाल को समन जारी कर तलब करने की गुजारिश की थी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी ने केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को भेजा था। इसके बाद 21 दिसंबर को दूसरा समन भेजा गया, तो इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को समन भेजा था। केजरीवाल ने इन 5 समन का कोई जवाब नहीं दिया और इन्हें गैर कानूनी बताया। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी सरकार सियासी बदले की भावना से उन पर ईडी एक्शन करा रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक ईडी की बड़ी कार्रवाई और छापेमारी देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। कांग्रेस नेता हरक सिंह के साथ कई लोगों पर छापेमारी की जा रही है। 17 ठिकानों पर ईडी ने आज सुबह छापा मारा। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर आज ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंचकुला सहित कुल 17 ठिकानों पर कार्रवाई की है। ईडी ने ये कार्रवाई फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में पीएमएलए के तहत की है। ईडी की टीम आज सुबह देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित हरक सिंह के आवास पर छानबीन करने पहुंची। केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व मंत्री के करीबियों पर भी एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने ये कार्रवाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में हुए पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण के मामले को लेकर की है। वन घोटाले के मामले की शुरुआती तफ्तीश के दौरान उत्तराखंड वन विभाग ने एफएसआई से इस मामले में जांच करवाई थी। जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी।
जांच के दौरान पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए कानूनी तरीके से 163 पेड़ों की कटाई के आदेश दिए गए थे, लेकिन अवैध तरीके से करीब 6,903 पेड़ों की कटाई कर दी गई। मामले में पिछले साल विजिलेंस ने एक डीएफओ को भी जेल भेजा था। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर वित्तीय सहायता राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया और दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने दावा किया कि मोदी सरकार कर्नाटक को पिछली सरकारों से ज्यादा राशि दे रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार ने चुनाव के समय जो मुफ्त रेवड़ी बांटने का वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए फंड न मिलने का बहाना बनाकर दिल्ली में हंगामा कर रही है। The Congress during elections promised mindlessly freebies which they are unable to fulfill today. And when they have realized that it is impossible for them to fulfill their promises, they have now taken the route of blaming the center and the Narendra Modi government. दिल्ली में आज सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सहित कर्नाटक सरकार के सभी मंत्री और विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। We are asking for our rights. It is purely our right. Whatever the percentage we are supposed to get, we are getting only 13%. We don't let some other states also be benefited. I don't mind. See, for example, they are given gift city to Gujarat. Let them give us also gift city. कर्नाटक सरकार के इस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के आरोप को झूठा बताया। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने यह दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। जो भेदभाव हो रहा है कर्नाटक के खिलाफ, जो संसाधन कर्नाटक को मिलने चाहिए, जो वादे किए गए थे बजट में, पिछले बजट में सिंचाई के प्रोजेक्ट के लिए, अपर भद्रा सिंचाई प्रोजेक्ट, उसके लिए सहायता नहीं मिली है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नहीं, कर्नाटक की जनता के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। और ये कारण एक ही है, क्योंकि एक साल पहले जहां जब वो चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया कर्नाटक की जनता ने। You see that the people in ground, they are coming to the BJP. They like BJP. They like Modi ji. They want Modi ji third time. That's why the people's support is there. See, these opponent people, they are unable to tolerate that people are supporting Modi ji. But the opponent party, they don't have anything to talk about this, so they are taking something and they are coming this. और इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। संदेश तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो आर्थिक अत्याचार हम पर हो रहा है, हम सहने वाले नहीं हैं। हमारी वजह से देश को काफ़ी उन्नति और समृद्धि प्राप्त हुई है, तो जितना हमको देंगे वापस, उतना ही हम देश के लिए भी काम कर सकते हैं। तो हमारी मांग से वेरी क्लियर है कि फेयर डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस होना है। फाइनेंशियल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको जो हमारा हिस्सा जो है हमको दीजिए। कांग्रेस की सरकार यूपीए था तो केवल 24,500 करोड़ दिया। मोदी जी की सरकार ने 72,000 करोड़ दिया और वित्त आयोग के पैसे भी हमने देने का काम किया है नियमानुसार। वो देश को तोड़ने वाली है। राहुल गांधी झूठा भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। उनके मन में देश को तोड़ना यही संकल्प। जंतर मंतर पर बैठे हैं सब लोग, यही तो कह रहे हैं, चोरी और सीना जोड़ी, चोरी और सीना जोड़ी कर रहे हैं। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं और सियासत को बखूबी समझते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा होगी? क्या जयंत चौधरी पाला बदलने वाले हैं? क्या जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ डील हो चुकी है? इन तमाम अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक में बने रहेंगे। शिवपाल यादव ने भी भरोसा जताया है कि जयंत चौधरी गठबंधन में बने रहेंगे। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। वहीं डिंपल यादव के मुताबिक जयंत चौधरी द्वारा ऐसा कदम उठाने से किसानों को नुकसान होगा। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी,
जो राज्यसभा मेंबर भी हैं वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार गुट की कैवियट दाखिल। पार्टी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अजीत पवार खेमा। शरफ खेमे की अर्जी मिलने पर हमारा पक्ष सुने। कल इलेक्शन कमीशन ने अजीत गुट को असली एनसीपी माना था। लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दिया। 6 महीने से ज्यादा समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। तो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश है। उधर चुनाव आयोग के फैसले पर शरद पवार गुट का कहना है कि फैसले में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पार्टी का नाम बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं है, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। चुनाव आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए आज शाम 4 बजे तक 3 नाम देने को कहा है। और चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में धांधली के मुद्दे पर एनएसयूआई ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन पर पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। पूरी खबर देखिए। तस्वीरें चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार हुई, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नगर निगम मेयर चुनाव के मुद्दे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, मगर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। लाठियां भांजी और पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस एक्शन में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। कांग्रेस ने इस पुलिस एक्शन को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। आज हम यहाँ पर हमारा जो एनएसयूआई स्टूडेंट विंग है कांग्रेस का, आज प्रोटेस्ट कर रहा था और भाजपा के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में पुलिस ने हमें रोका और पानी की बुछारें मारी, लाठियां मारी और उसके बाद अब हमारे साथी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट बैठे हैं। बहुत से लोगों को चोटें आई हैं, पर यह हमारा हौसला डिगाने वाला नहीं। हम जब तक ये फर्जी मेयर अपनी पोस्ट से उतर नहीं जाता, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इस बार न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। ओडिशा के राउरकेला में राहुल ने आज वेद व्यास मंदिर में पूजा अर्चना की। तस्वीर है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आज 24वां दिन राहुल गांधी की यात्रा झारखंड से होते हुए ओडिशा के बीर मित्रपुर पहुंची। ओडिशा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी की कार के पीछे पीछे दौड़ते दिखे। कुछ लोग राहुल गांधी की कार पर चढ़ने की कोशिश भी करते नजर आए। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर दिया, ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अब मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। और आज मैं उड़ीसा में आपके सामने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इसके बाद राहुल गांधी सुंदरगढ़ के देवव्यास मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर में पूजा के बाद राहुल गांधी ने गुरुकुल के बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनसे बातचीत भी की। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रही है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता यात्रा के दौरान लोगों से भी मिल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। न्याय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव की रणनीति पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच पर अखिलेश यादव दिखाई देंगे। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने से बड़ा सियासी संकेत जाएगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस दौरान अमेठी या रायबरेली में अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है कि उधर कुछ भी नहीं होना। जनता मन बना चुकी है कि 80 की 80 सीटें इस बार एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। वही तस्वीर देखने को मिलेगी 2017 में राहुल और अखिलेश साथ में दिखे थे। क्या ये कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें, जनता मन बना चुकी है।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इससे यूपी में गठबंधन मजबूत होगा। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित किया है। इस यात्रा में उनके आने से निश्चित रूप से उसकी और शोभा। बिहार में एनडीए की नई सरकार का 12 फरवरी को विश्वास मत परीक्षण होना है। इससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि वो नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। स्पीकर ने अपने खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी मिली है, इसका फैसला विधायक करेंगे। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। नियमों के मुताबिक स्पीकर पर सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प दे देते हैं तो 14 दिन या 14वें दिन तक विधानसभा अध्यक्ष उस पद पर बने रहेंगे। गौरतलब है कि 12 फरवरी को नीतीश सरकार को सदन में बहुमत साबित करना है, जबकि सत्ता पक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। नीतीश कुमार के पास 118 विधायकों का समर्थन हासिल है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पास 114 विधायक हैं, जबकि तेजस्वी यादव भी बहुमत से मात्र 8 विधायक ही दूर हैं। 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी के विजय कुमार सिंह काबिज थे, जिन्होंने सत्र शुरू होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस बार आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। और मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद आरोपी राजू अग्रवाल की दूसरी फैक्ट्री में अभी भी खुले में बारूद रखा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या प्रशासन अब भी इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से इस अवैध फैक्ट्री में एक छोटी सी चिंगारी उठे और उसके बाद एक बड़ा सा धमाका हो? ये सवाल हम प्रशासन से और शासन से इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि जिस फैक्ट्री में हम आ पहुंचे हैं वहां पर अब तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। ये देखिए कितना सारा बारूद यहां पर रखा हुआ है और कर्मचारी यहां से गायब हैं। जितने भी कर्मचारी इस अवैध फैक्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि राजू अग्रवाल जिसके कारण इतना बड़ा धमाका हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, उसकी दूसरी ये अवैध फैक्ट्री। क्या कुछ ये नाम है इस गांव का, ये बताइए। रेटा खुर्द सर। रेटा खुर्द। आप क्या इस गांव के सरपंच हैं? जी सर। अच्छा, बताइए इस फैक्ट्री के बारे में। सर इस फैक्ट्री में अवैध काम चल रहा है। इसने हमारी जब भूमि है छोटा गोया सरकारी, उसमें बिल्डिंग बना चुका है। इसको हटाने की किया, बड़ा आदमी है, लोग गरीब गांव है इसलिए हटाने, इससे मजदूर को काम किया जा रहा है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। घटना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में काले रंग की एक कार दिख रही है। कार से 3 लोग निकलते हैं और एक दूसरी कार के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही भारतीय मूल का छात्र वहां से गुजरता है, हमलावर उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद तीनों उसे बुरी तरह से पीटते हैं, फोन छीनते हैं और भाग जाते हैं। वीडियो में छात्र खून से लथपथ नजर आ रहा है। 4 जन ने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहाँ से आ रहा था भाई, वहाँ से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी, खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गया। 4 जने मेरे को पकड़ के लाता, घुसे, पंचा सब मारे, मेरा फोन खींच लेके चले गए। छात्र हैदराबाद का रहने वाला है और हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गया था। छात्र के परिजन केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इनके लिए एक लीगल एक्शन लिया जाए और मेडिकल हेल्प भी इनके लिए हो, और उन्होंने इतने स्टेबल नहीं है कि ये वापस आ सके, और फाइनेंशियली भी लाइक आई डोंट थिंक सो कि मेंटली बहुत ट्रॉमेटाइज है। शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दूतावास ने मामले की जांच कर एजेंसियों से भी संपर्क किया है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वहीं मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शातिर चोर स्टेशन पर लगे लाखों के सामान को उड़ा ले गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार हो रही चोरी के बावजूद रेलवे प्रशासन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। हालात ये हैं कि पिछले शनिवार से लेकर मंगलवार तक 1.25 लाख का सामान चोरी हो गया है। चोरों ने जिन जगहों पर हाथ साफ किया है वो भी चौंकाने वाले हैं। चोरों ने AC टॉयलेट के साथ साथ पब्लिक टॉयलेट और रनिंग रूम से सामान चुरा लिया। चोरी में जेट स्प्रे, टॉयलेट सीट कवर, नल, बोतल रखने की जगह और स्टॉप कॉक शामिल है। कई बेडशीट को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि पिलर टॉप, बिप कॉक, जेट होल्डर भी चुराए गए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब चीजें चुरा कौन रहा है। रेलवे की इन जगहों पर सीसीटीवी तक नहीं है। ऐसे में चोर आसानी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। रेलवे को शक है कि या तो सीएसटी के आसपास घूमने वाले आपराधिक लोग इसमें शामिल हैं या फिर रेलवे का कोई अंदर का ही शख्स भी शामिल हो सकता है जिसे अंदर की पूरी जानकारी है। फिलहाल रेलवे जीआरपी ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।